हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी लर्नर पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि अपने आरपीएससी की जनरल साइंस कर रहे हैं फर्स्ट पेपर के लिए, जिसके अंदर अपनी 2 क्लासें हो गई हैं। आज अपनी क्लास नंबर 3 स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक कि जो भी सिंबल होते हैं वो कैसे आए। जैसे आपको पता है कि कार्बन लिखना हो तो अपने सी से लिख देते हैं, नाइट्रोजन लिखना हो तो एन से, ऑक्सीजन को ओ से लिख देते हैं, सोडियम को एन ए से, कैल्शियम को सी ए से, मैग्नीशियम को Mg से, कोबाल्ट को CO से। तो ये सब जो सिंबल हैं वो कैसे आए हैं, इनके बारे में अपने को आज पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट इट। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। तो देखो स्टार्टिंग किसने की थी, प्रतीक या सिंबल देने की, अपने सर डाल्टन ने। इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, ये मैंने सेकंड क्लास के अंदर आपको बता दिया है। चलो, उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। मान लो कि कार्बन है, उसका सिंबल सी दिया है ना, तो उसमें जितने भी परमाणु हैं वो सारे क्या होंगे, कार्बन परमाणु होंगे। मतलब कोई भी तत्व है उसमें जितने जो परमाणु है, जैसे कार्बन लिया है तो उसके अंदर कार्बन परमाणु है, नाइट्रोजन तत्व लिया है तो उसमें नाइट्रोजन परमाणु है। बहुत अच्छी बात है, बहुत गहराई वाली बात है। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों को सुझाया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षर से प्रदर्शित होते थे। जैसे हाइड्रोजन को अपने H से लिख दें, ठीक है। ये उनके सिंबल देख लो, अपने डाल्टन जो दिए थे उन्होंने हाइड्रोजन को ऐसे फास्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, सीसा, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सल्फर, पारा, उनको ऐसे शो किया था। ये पुराने हो गए, ये सिंबल पूछे नहीं जाते, पर ठीक है। स्टार्टिंग किसने की थी, अपने डाल्टन ने। बाद में कौन आगे, बर्जीलियस। प्रारंभ में तत्वों की नाम की उत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की जाती थी जहां वे सर्वप्रथम पाए गए। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है। कॉपर का नाम किससे आया है, साइप्रस से आया है। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। अब ये क्वेश्चन ना बहुत गहराई वाले हैं कि कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है, जो जहाँ से मिला, मतलब साइप्रस वाली जगह से मिला तो उसका नाम ये रख दिया। कुछ रंगों के बेस पे आए हैं, जैसे कि स्वर्ण। गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। तो गोल्ड आया है, कलर से आया है, और साइप्रस कॉपर वाला नाम आया है जगह से। अब यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC की फुल फॉर्म देख लेना प्लीज़, याद रखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक इंटरनेशनल वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। स्टार्टिंग के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव कैपिटल अक्षर से और दूसरे को हमेशा किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से। तो ये नाम लिखते ध्यान रखना। जैसे कि मान लो आप कोबाल्ट ले रहे हो, कोबाल्ट में CO दोनों बड़े नहीं लगाते, C बड़ा होगा, O क्या होगा, छोटा होगा। तो पहला बड़ा होगा, दूसरा छोटा। जैसे एल्यूमिनियम को AL से लिखते हैं, A बड़ा होगा, L क्या होगा, कैपिटल में होगा। ये इन्होंने बताया। हाइड्रोजन को सीधा 1 से लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला वर्ड तो कैपिटल है। यहाँ पे एल्यूमिनियम को कैसे लिखना है, AL से, न कि दोनों ही कैपिटल लगानी है। ये तरीका गलत है, ये मैच करने में आ जाए तो आ जाए। कोबाल्ट को CO से लिखते हैं, न कि दोनों ही कैपिटल करके। तो आपको इसमें ये देखना है कि डाल्टन ने स्टार्टिंग की, बाद में बर्जीलियस आए, बाद में IUPAC इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री संस्था ने ये चीज़ बता दी कि पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा कौन सा, स्मॉल होएगा। चलो आगे चलते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर व बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनते हैं। जैसे कि क्लोरीन स्पेलिंग में ही आता है, जिंक,
ठीक है। जिंक के अंदर ZiN, जिंक होता है ना तो इसमें Z और N ले लिया, वैसे क्लोरीन के अंदर C और L ले लिया, ठीक है, वहीं से अंग्रेजी वर्ड से ले लिया। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं को उनके नाम से बनाया गया। उदाहरणतः लोहे का प्रतीक Fe ले लिया। अब आप कहोगे मैम लोहा, आयरन, यहाँ पे तो Fe आता नहीं। भाई ये लैटिन नाम फेरम से डेरिवेटिव हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है कि आयरन किससे बना है, तो लैटिन नाम फेरम से बना है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na है और पोटेशियम का प्रतीक K है। अब सोडियम बना है नेट्रियम से, किससे बना हुआ है, नेट्रियम से, नेट्रियम होता है Na, ये लैटिन नाम हो गया। और जो अपना पोटेशियम K है वो किससे डेरिवेटिव है, कैलियम से। तो यहाँ पे काम की बात आपके पास आ गई कि जो अपना आयरन है वो लैटिन के फेरम से बना है, ठीक है, और जो अपना सोडियम है वो नेट्रियम से बना है, इसलिए अपने Na आ गया, और अपना पोटेशियम है वो कैलियम से बना है। तो यहाँ पे ये तीनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे पैरे के अंदर, ये अगले पूछ सकते हैं। फेरम वाला तो फिर ही कम, नेट्रियम और कैलियम वाला तो चलता ही रहता, पूछते रहते हैं अगले। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक है, यानी कि अब सोडियम का सिंबल Na है ना, तो किसी और का सिंबल Na नहीं होगा, तो अद्वितीय यानी कि यूनिक है अपने आप में। अब ये दे रखे हैं सारणी के अंदर, देखो प्रतीक कुछ तत्वों के, ये आपको वक्त सिखाएगा। आप सोचो ना एकदम बैठ के सारे याद कर लेंगे, ऐसे नहीं होता, धीरे धीरे। जैसे एल्यूमिनियम का यूज़ करोगे Al, ऑर्गन Ar, बेरियम, एक बेरिलियम होता है Be, एक होता है बेरियम Ba, बोरेन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, सीसा यानी कि लेड। उसके बाद मैग्नीशियम, नियोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, चांदी यानी कि सिल्वर, एजी, सोडियम, सल्फर, ये इन सब के सिंबल देखो आप यहाँ पे। कोबाल्ट का हो गया, नियोन का हो गया, यहाँ पे सोडियम, सल्फर, यूरेनियम, जिंक, ये सारे सिंबल हैं। इनको एक दो बार आप देखोगे ना तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। सिंबल से क्वेश्चन आ सकता है, आप ऐसे में सोचना कि नहीं आ सकता, आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए। आगे पढ़ते हैं अपने परमाणु द्रव्यमान। अब ये क्या होता है भाई परमाणु द्रव्यमान? आप देखो कोई भी तत्व है उसे अपने x से लिखते हैं। यहाँ पर इसके पैरों में Z यानी कि ये तो होते हैं इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ऊपर यहाँ पे लगा होता है A, इसे बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। ये परमाणु द्रव्य के अंदर प्रेजेंट होता है P+N। कोई सीधा क्वेश्चन कर लेना कि परमाणु द्रव्यमान जिसको अपने A से लिखते हैं वो किसके इक्वल होता है? P+N। P का मतलब यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या, N का मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कार्बन 612 है, ये कार्बन पीरियोडिक टेबल में 6 पे आता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6। तो ये जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो उसका एटॉमिक नंबर होती है, और ये होता है उसका परमाणु द्रव्यमान जो कितना होता है? 12। ये ऑलमोस्ट डबल होता है बेटा, ऑलमोस्ट वर्ड डबल। देखो सारे डबल नहीं मिलेंगे आपको, ऑलमोस्ट। इस 12 के अंदर क्या छुपा है? ये A = P+N है, यानी कि 6 तो इसमें प्रोटॉन है और 6 ही क्या है इसके अंदर? न्यूट्रॉन। दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? परमाणु द्रव्यमान बना देते हैं। यहाँ से ये पता लग गया, यहाँ से ये 6 से आपको पता लगता है किसका एटॉमिक नंबर 6, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6। अब इसको पढ़ लेते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके द्वारा प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है, सबका अलग अलग होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हो चुके। उन्होंने ही तो शुरुआत करवाई थी अपनी ये सारी। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य है, इसलिए रासायनिक संयोजनों के नियमों के उपयोग व उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ से अपने को बस पता लग गया कि स्टार्टिंग ऐसे ही, बाकी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, सीधा आता है कि हाँ परमाणु द्रव्यमान = नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या बोथ या नन ऑफ दीज। तो आपको बोथ लगाना है। उसके बाद क्या है? ये
जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर वह बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः इन प्रतीकों को निर्मित कर जाएंगे। तो इसका मतलब है वक्त आपको सिखाएगा। ये बात मैंने आपको पहले बोल दी थी। हम यहाँ एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो सूत्र क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी भी बड़ा है ओ भी बड़ा है, यदि सी बड़ा और ओ छोटा हो वो कोबाल्ट होता है, का उदाहरण लेते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बनती है? कार्बन और ऑक्सीजन से। प्रयोगिकी तौर पर ये निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन कितनी लेनी है बेटा? 3 ग्राम क्या लेनी है आपको? कार्बन, और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। 4/3, 4 हिस्सा ऑक्सीजन का और 3 किसका है? कार्बन का। मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं तो कार्बन परमाणु को 1.0 म्यू तथा ऑक्सीजन परमाणु को 1.33 म्यू निर्दिष्ट करते हैं। ये जो यू यूनिट होती है ना, ये यूनिफाइड यूनिट होती है। ठीक है, ये यूनिफाइड यानी कि परमाणु द्रव्यमान को मापने की जो यूनिट होती है ना, वो एएमयू होती है, एटॉमिक मास यूनिट। आजकल इतना ना लिख के क्या लिखते हैं? यू। ठीक है, क्या लिखते हैं? यू, यानी कि यूनिफाइड यूनिट। तो आपको यहाँ से ये सारा एग्जाम्पल वगैरह याद करने की कोई लोड नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए कि परमाणु द्रव्यमान, क्या याद होना चाहिए? परमाणु द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? AMU, जिसको आजकल शॉर्ट में क्या लिखने लगे हैं? यू, यूनिफाइड। पूरा क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो इसके अंदर इतना ही पढ़ना है। ये बस इन्होंने मतलब अपने 9th क्लास के बच्चे को समझाने के लिए बताया हुआ है, तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। तो ये आपको याद नहीं करना, बस इसमें एक वर्ड आएगा कार्बन 12 आइसोटोप, वो याद रखना है। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तदपि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई, देखो कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। बस ये याद रखना है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए क्या यूज़ किया गया? कार्बन 12 आइसोटोप। क्या यूज़ किया गया? कार्बन 12 आइसोटोप यूज़ किया गया है किसी का भी परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए। बस इतना ही याद करना है। इसके लिए मैंने आपको ये पैरा पढ़ाया, और बाकी इस पैरे के अंदर कुछ भी नहीं है जो एग्ज़ाम में आ जाए। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 का जो आइसोटोप होता है ना, उसका 1/12वां भाग अपने क्या लेते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं। इसी से रिलेट करके अपने सभी के क्या निकाल दिए? परमाणु द्रव्यमान निकाल दिए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूजीय इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के 12 बराबर भाग टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे गए प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र 3.4 में। अब यह फलों के सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई को बेच रहा है, यानी कि वही इसने मेजर कर लिया किसके भी। जैसे इसने अब टमाटर बेचना है तो इसने यहाँ पे तरबूज का ये 12वां हिस्सा यहाँ पे रख दिया। वही अपने कार्बन 12 का 1/12वां आइसोटोप है ना, जो कार्बन 12, वो यूज़ करके अपने क्या ले लिया? परमाणु द्रव्यमान इकाई को मेजरमेंट कर लिया।
तो इसके अंदर आपको मैंने बता दिया कार्बन 12 का 1/12 भाग मानक के रूप में लिया है। बस इतना ही आपको याद रखना है। ये देखो लाइन, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। तो ये कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12वां भाग मैंने 3-4 बार बोल दिया। चाहे नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं ना, वो भी ये टिक तो कर ही सकेंगे इतना कि कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12वां भाग। ज़्यादा ना समझ आए तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी लोड़ नहीं है। कहाँ कब दिमाग लगाना है मैं बता दूंगी। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। ये धीरे धीरे वक्त सिखाएगा, एकदम आपको याद नहीं करनी है। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, ये चीज़ देखनी है अपने को। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते। ये पहला स्टेटमेंट आता है। क्या परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं? तो नहीं रह सकते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। स्वतंत्र रहने के लिए वो क्या बनाते हैं? अणु और आयन, यानी कि परमाणु मिलकर अणु बनाएंगे। परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलना और इलेक्ट्रॉन आना, वो क्या बनाएंगे? आयन बनाएंगे। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर यानी कि इकट्ठे होकर वह द्रव्य बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या होगी? जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। तो ये डेफिनेशन भी एग्जाम में आ सकती है कि पदार्थ की डेफिनेशन क्या है। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12वें भाग से संदर्भ करके मानना है। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है? भाई उसका साइज छोटा है। मैंने आपको बताया नैनोमीटर में नापते हैं। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल है। अब अणु क्या होते हैं? साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। अंडरलाइन कर लेना, परमाणु आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणुओं को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के पूरा जो बड़ा यौगिक के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है। तो मैंने बताया था कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, पर अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। कई बच्चों को दुविधा होती है कि यौगिक और अणु अलग अलग है। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन है कि यौगिक के उस सूक्ष्म कण, यौगिक का ही भाग है अणु, उसका सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तो तत्व के अंदर एक जैसे परमाणु भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन सेम मिलेंगे तो H2 बना देंगे। H2O एक अणु है। अब इसको अपने कहीं कहीं यौगिक भी लेंगे तो यौगिक का ही एक सूक्ष्म कण भाग होता है अणु, जिसके अंदर पूरी प्रॉपर्टीज होती हैं यौगिक की। तो आई होप, मेरे को नहीं लगता आपको ये चीज़ में कोई दिक्कत होगी। तत्वों के अणु, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं। जैसे ऑर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निरूपित होते हैं। अभी ऑर्गन और हीलियम होते हैं ना, ये नोबल गैसेज होती हैं, अक्रिय गैसें। ये किसी के साथ रासायनिक बंध नहीं बनाती हैं। इनका परमाणु फॉर्म भी वही होती है और इनकी अणु फॉर्म भी वही होती है। लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरणतः ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए उसे O2 लिखते हैं। O2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? उसे O2 लिखते हैं। ठीक है। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर सहयोग कर सकते हैं। मान लो ऑक्सीजन के साथ 3 परमाणु जुड़ गए तो उसे अपने अजोन कहेंगे। क्या मिल जाएगी अपने को? अजोन। 2 मिलेंगे तो ऑक्सीजन मिल जाएगी। 3 यदि परमाणु मिलेंगे तो उसे अपने क्या कहेंगे? अजोन। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। मान लो ऑक्सीजन, ये O3 एक अणु है, उसके अंदर परमाणु कितने होंगे? 3। धातु अणुओं व कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। अधातु में ऑर्गन में
कल्ला वो Ar, हीलियम में Hg, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में, फास्फोरस P4 की फॉर्म में, और सल्फर तो कैसा होता है बहुपरमाणुक, वो S8 तक भी जुड़ा होता है, S6 भी जुड़ा होता है, S4 भी जुड़ा होता है। तो मेरे हिसाब से ये आपको देखने पड़ेंगे। सोडियम है, जो भी धातु है वो सोडियम सिंगल, आयरन सिंगल, एल्यूमिनियम सिंगल, कॉपर क्या होगा सिंगल। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये टेबल आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी भाई, ये आपको वक्त नहीं सिखाएगा, ये आपको बार बार देख के याद करनी पड़ेगी। यौगिकों के अणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। वही बात, यौगिक का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वो अणु होते हैं ना, वो सारे मिलेंगे भिन्न भिन्न तत्व और एक निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे और क्या बना देंगे यौगिक। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देख लेते हैं। जैसे ये देखो, जल मिलकर H2O, उसमें ये देखो हाइड्रोजन 1 पे और ऑक्सीजन 8 पे। यदि हाइड्रोजन में देख लें तो 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 पे। परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है 16, तो काटोगे तो 1:80 आएगा। अमोनिया के अंदर बात कर लें, जैसे अमोनिया का फॉर्मूला लिख लेना भाई NH3। तो अमोनिया, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है 3 होता है। फिर अपने CO2 देख लेते हैं, तो एक कार्बन का 12, 1 का और ऑक्सीजन 1 का 16, 16 दूना 32, इसको तोड़ो 6, 16, उसके बाद फिर काट लो इसको, ये 3 पे गया, ये 8 पे, तो 3:8 आ गया। ये यौगिक फॉर्मूले हो गए। उसके बाद क्या करना, ये क्रियाकलाप है, ये आपको नहीं पढ़ना, ये छोटे बच्चों के लिए ही है। ये कोई भी आपको द्रव्यमान निकालने के लिए भी H2 का कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो आपको पता करना हो कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बना रहे हो आप, उसके अंदर हाइड्रोजन कितने होंगे और ऑक्सीजन कितने होंगे, इनके द्रव्यमान का अनुपात ले लेते हैं। अभी लेके आए ना H2O का अनुपात 1:8, वो लिख लिया वैसे कि वैसे। फिर हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिख लिया, ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिख लिया। 1 के अंदर 1 का भाग देंगे 1, 8 के अंदर 16 का भाग देंगे 1/2। अब 1/2 छोटा है कि 1 छोटा है, 1/2 छोटा है ना, तो 1 के अंदर 1/2 का भाग देना है, जो छोटी रकम होती है उसका भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये तो आ गया 2। और 1/2 के अंदर 1/2 का ही भाग देंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि ऑक्सीजन का तो उसके अंदर 1 एटम होगा और हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे 2 एटम होंगे। इसलिए यहाँ से इसका फॉर्मूला पता लग जाएगा H2O भी। हाइड्रोजन 2 यूज़ होते हैं और ऑक्सीजन कितना यूज़ होता है 1। आयन क्या होते हैं, अब ये टॉपिक है आयन वाला, ये अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आयन के बाद यहाँ पे ये आयंस बना बना के दिखाए हुए हैं, बस 2-3 लेक्चर में ये लेसन और कंप्लीट हो जाएगा। अपने धीरे धीरे कर रहे हैं, आपको पता है थोड़ा फर्स्ट ग्रेड लेट ही आएगी पर आएगी ज़रूर। तब तक अपने साइंस अच्छे से कंप्लीट कर देंगे ताकि जितने भी अपने 5 से लेकर 8 तक क्वेश्चन आते हैं वो इन NCERT बुक से बाहर ना जाएं। और मैं जो जो बता रही हूँ वही चीज़ अंडरलाइन करनी है। कईयों के दिमाग में होता है NCERT पूरी रट लेंगे, अरे भाई नहीं, पूरी का क्या करना है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ उसी को ही देखना है अपने को, और वो मैं आपको बार बार अंडरलाइन करा रही हूँ। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं।